हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सैम 5 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस और फिर आगे डिस्कस करेंगे उसका पेपर पैटर्न। फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमको इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम याद है कि वो लोग प्रैक्टिकल टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं लेकिन थ्योरेटिकल टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग थ्योरेटिकल टॉपिक्स को छोड़ दें। आपका इकोनॉमिक्स है, आपके पास कॉम है, तो उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वो भी आपके सेम मार्क्स है, उनके भी 100 मार्क्स है और वो भी आपके परसेंटेज पे असर कर सकते हैं। तो सब टॉपिक्स को साथ में लेके चलिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो मैंने टाइम टेबल दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, वो टाइम टेबल को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और फिर आज की वीडियो में आप लोग को टिप्स दूंगा कि किस तरह से आप लोग इकोनॉमिक्स या थ्योरी सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं याद करने के लिए या उसको समझने के लिए ज़्यादा आपको, ताकि वो उससे आप क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें उस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की। सिलेबस डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ और बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोग का पूरा पेपर क्या हो, अटेम्प्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग का 4 टॉपिक्स हैं, आप लोग को 4 यूनिट्स है, बोल सकते हैं आप लोग से चैप्टर्स नहीं बोल सकते हैं आप लोग, सॉरी चैप्टर्स नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिट्स या मॉड्यूल बोल सकते हैं आप लोग। तो पहला मॉड्यूल जो है आप लोग का मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया। मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया। मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में आपने अपना 12th स्टैंडर्ड में और बाकी स्टैंडर्ड में भी बहुत बार पढ़े हैं, बराबर ना। लेकिन अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस लेसन में टोटल 3 टॉपिक है। स्क्रीन पे मतलब ना इस जो यूनिट है उसके अंदर 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं, या बोल सकते हैं आप लोग 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो 3 चैप्टर्स या 3 टॉपिक्स को आप लोग एटलीस्ट 2 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो अगर आपने 2 अच्छे से प्रिपेयर किया है तो लगभग आपका जो पेपर में ऑप्शन आते हैं आप लोग उसको कर सकते हैं, मतलब पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। आप लोग एक छोड़ सकते हैं इसमें से। अगर तीनों करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो आपको तीनों को करना पड़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके कहाँ से भी आते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि प्रिपरेशन सब में से करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स मतलब बोलते ना याद करने की बात आएगी तो कोई 2 टॉपिक कर सकते हैं आप लोग, या तीनों करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है थ्योरी याद करने में तो 2 अच्छे से कर लीजिए, एक खाली अंडरस्टैंड कर लीजिए ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स आप लोग लिख सकें। तो पहला जो टॉपिक है आप लोग का उसमें है ओवरव्यू ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। जो हम लोग की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी वो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में और बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे, बराबर ना। तो उसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि उससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ एजुकेशन पे क्या क्या असर आया, वो हम लोग को ये टॉपिक में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट लेसन हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पॉलिसी मेजर्स। गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे डेवलपमेंट हो लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब कंटिन्यूसली वो डेवलपमेंट हमारे इस एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और आगे चल के हम लोग को कंटिन्यूस रहना चाहिए। तो उसके बारे में बताया। फिर हम लोग का है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेजर्स इन इंडिया। फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, FDI, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, वो सब के बारे में हम लोग को ये चैप्टर्स में थोड़ा बताया है। तो ये हो गया आप लोग के 3 टॉपिक इसमें से। अब आपको इसमें से जो अच्छे लगते हैं वो 3 टॉपिक आप लोग निकाल के 3 में से 2 टॉपिक पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेकंड लेसन जो है आप लोग का एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म आने से पहले, बराबर ना, रिफॉर्म आने के बाद, सॉरी पोस्ट रिफॉर्म पीरियड मतलब रिफॉर्म आने के बाद क्या क्या एग्रीकल्चर में हम लोग का चेंजेस आया, एग्रीकल्चर में क्या क्या बातें आई, वो हम लोग को पढ़ना है। तो पहले लिखा है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में बनी थी, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या फीचर्स थे, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से उसको अप्लाई किया गया, कितना उसमें सक्सेस हुआ, वो सब हम लोग को ये टॉपिक में पढ़ना है। पहले टॉपिक में, इसके पहले टॉपिक में स्क्रीन पर आप लोग को फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग को दिखेगा। उसके बाद है एग्रीकल्चर प्राइसिंग एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जो प्राइसिंग किस तरह से होती है, MSP वगैरह आप लोग को थोड़ा बहुत बताया उसमें। फाइनेंस मतलब एग्रीकल्चर के लिए लोन वगैरह मिलते हैं, अलग अलग किस तरह से मिलते हैं, तो वो आप लोग को बताया है। तो वो सब चीज़ें हम लोग को सीखना है। नेक्स्ट आप लोग का एग्रीकल्चर मार्केटिंग डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर के मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारा स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने, तो वो क्या क्या है वो हम लोग को वो चैप्टर से पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है, जो छोटा किसान होता है या किसान होते हैं, उनको बेचने के लिए वो तकलीफ होती है, तो मंडी वगैरह का सिस्टम वो सब हम लोग को इसमें थोड़ा बहुत बताया है। फिर उसके बाद हम लोग को ये हो गया हम लोग का लेसन नंबर 2, यूनिट सॉरी मॉड्यूल नंबर 2 हो गया। उसमें से कोई तो आपको 3 में से 2 पढ़ लेंगे तो बेटर है, एक ही अगर तीनों पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए थर्ड आते हैं इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अभी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में भी क्या हो गया हम लोग का पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, मतलब रिफॉर्म के आने के बाद क्या क्या हुआ चेंजेस इंडस्ट्रीज और, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग की नॉर्मली 3 सेक्टर है ना मेनली, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस।
एग्रीकल्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आप लोग को पता है। तो उसी तरह से आप लोग को प्राइमरी बताया, फिर दोनों साथ में बताया है इंडस्ट्रीज और सर्विस के बारे में। तो आप लोग को हम लोग को क्या क्या पॉलिसी मेजर्स ली गई, कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया एंड मीनिंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो आपको पढ़ना है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, पूरा इकोनॉमिक्स आप लोग का बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके समझ के और उसको थोड़ा बोलते ना प्रैक्टिकली यूज करके अगर दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप लोग रट्टा मारने के जाओगे तो आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा उसको। आप कभी भी आपको कोई भी टॉपिक मिले नया तो आप लोग को उसको एंथोजियस बोलते ना एकदम खुशी से, एकदम अच्छे से होकर आप लोग उसको पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोग को उसमें बोर नहीं हुए। तो बोर करने वाला टॉपिक होता ही नहीं है। कॉमर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट ले, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा गूगल करें, तो आप लोग को मजा आएगा उसमें। और फिर अपनी थोड़ी नोट्स खुद की बनाएं, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करने वाला वीडियो में। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है लास्ट में सर्विस सेक्टर के बारे में बोला है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या है, हेल्थ केयर, टूरिज्म वगैरह बहुत सारे आप लोग के सर्विस सेक्टर है, एजुकेशन वगैरह, तो उसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत बात किया है उसके अंदर। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 3। आगे आते हैं लास्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो मार्केट है ये आप लोग ने बहुत बार पढ़े हैं, मतलब 11, 12, 13, 14 बहुत बार पढ़े आपने। तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में पहले आप लोग को बताया क्या क्या चैलेंजेस है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है वो आप लोग को बताया। फिर मनी मार्केट के बताया, फिर कैपिटल मार्केट के बारे में बताया। इसके बारे में आपने 12th में भी पढ़े, 13 में भी पढ़े, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो वो सब आप लोग को इसमें डिटेल में दिया हुआ है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। तो इसमें भी 3 टॉपिक है, वैसे ही सेम रूल, 3 में से कोई 2 पढ़िए, अच्छा रहेगा। 3 पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया आप लोग का सिलेबस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स पे वैरायटी वाला सिलेबस है। तो आप लोग को बहुत सारा नॉलेज इससे मिल सकता है, आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। अब अगर हम लोग पेपर पैटर्न की बात करेंगे, अब सेकंड पार्ट में क्या की बात करते हैं, पेपर पैटर्न। वीडियो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। अगर आप लोग ने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा आप लोग इंट्रोडक्शन, क्योंकि उसमें उन्होंने पूरा आप लोग को टाइम टेबल और बताया है कि किस तरह से आप लोग स्टडी को अपना लेके जा सकते हैं, ताकि आप लोग को एक सेट गोल रहे कि आपके पास इतना काम करना है, टारगेट आपके पास सेट रहे। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो भी मैंने बनाया है, आप लोग देखते रहिए। और आप लोग का अगर सपोर्ट प्यार मिला, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब प्यार दिए, शेयर वगैरह किए, तो अगर वीडियो सक्सेसफुल रहे तो मैं लेसन्स के भी जो मतलब होता है ना प्रैक्टिकल आपके टॉपिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, उनके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आप लोग का, उसमें ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं आप लोग के, वो 20 मार्क्स के होते हैं। अब आप लोग इसको अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पूछने के भरोसे मत रहिए, खुद के भरोसे पर रहिए, खुद पढ़ेंगे तो आप लोग को सिंपल लगेगा। आप सारे लेसन को एक्सप्लेनेशन पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आदत बना लीजिए कि मेरे को लेसन पढ़ना है, पढ़ने की आदत रहेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने की आदत रहेगी, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स एकदम इजीली आएंगे। टेक्स्ट बुक के पीछे भी ऑब्जेक्टिव्स है, प्रैक्टिस कर लीजिए कीजिए, वैसे आप लोग की मर्जी है। तो 20 मार्क्स का, अब उसमें फिलअप आ सकता है, मैचअप आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, MCQ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 पहले बता देता हूं आप लोग को मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले एक क्वेश्चन आएगा, मतलब थ्योरी क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल। थ्योरी क्वेश्चन आएगा आप लोग को 15 मार्क्स का। उसके ऑप्शन में और थ्योरी क्वेश्चन 15 मार्क्स का, मतलब ऊपर भी एक थ्योरी क्वेश्चन, नीचे भी एक थ्योरी क्वेश्चन। अब इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आएंगे। मतलब 7-7 मार्क्स के बाइफरकेट करके दे सकता है, 10-5 मार्क्स के बाइफरकेट दे सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप लोग ने 3 मतलब होता है ना, कोई क्या होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछे, मतलब 3 चैप्टर है ना इसके अंदर, हर मॉड्यूल के अंदर, तो इसमें से 2 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन। अब आपने सोचा कि इसमें से हमेशा 2 पूछता है और पढ़ लिया, और प्रॉब्लम ये होगा कि एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो आप लोग को छूट जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए एटलीस्ट 2 आप लोग पढ़िए। तो मोस्टली चांसेस होता है कि 2 क्वेश्चन इधर से आ जाएगा, एक आध क्वेश्चन नीचे आएगा, एक आध इसमें से आ जाएगा, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2 एटलीस्ट करिए, 3 करेंगे तो बहुत अच्छी, मतलब 3 सारे लेसन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हर मॉड्यूल में से मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ना, वो मॉड्यूल नंबर इससे पूछेगा, फर्स्ट से पूछेगा। फिर आएगा आप लोग का वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा आप लोग का किससे पूछेगा, इससे पूछेगा। फिर आएगा आप लोग का क्वेश्चन, मतलब पैटर्न सेम रहेगा, वही सेम, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऊपर, 2 थ्योरी नीचे, दोनों में से कोई एक, 2 मतलब दोनों का अटेम्प्ट करने का, हाँ ये दोनों को
अभी वो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, एक इसमें से एक इसमें से, तो गया, फिर मार्क्स नहीं मिलेगा आप लोग को, एक ही का मार्क्स मिलेगा, तो ऊपर वाले तो नीचे वालेगा। अगर आपने ऊपर अटेम्प्ट किया तो आपको ये दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, आपने नीचे वाला अटेम्प्ट करा तो ये दोनों में अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक वहाँ से एक यहाँ से, ऐसा चलेगा नहीं, ठीक है ना, तो याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग का सेकंड का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा थर्ड से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा फोर्थ से रहेगा। ये हो गया आप लोग का पेपर पैटर्न। ये 15 मार्क्स, मतलब ये दोनों एक ही, दोनों में से एक, मतलब बोलना एक ही अटेम्प्ट करना है, तो 15 15 15 15 टोटल हो गया आप लोग का 60 मार्क्स। ये सब मिला के, ये पूरा मतलब मिला के 60 मार्क्स बराबर है। फिर लास्ट में आएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आप लोग का, वो कैसा रहेगा देखिए आप लोग, उसमें आप लोग को ऊपर 2 थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, मार्क्स 20 मार्क्स के, लेकिन यहां पे कितने क्वेश्चन लेंगे आप लोग के, 2 क्वेश्चन लेंगे। और फिर उसके ऑप्शन में रहेगा आप लोग का शॉर्ट नोट, वो भी 20 मार्क्स का रहेगा, लेकिन 6 में से कितने लिखना रहेंगे आप लोग को, 5 मार्क्स ईच। एक कितने का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये आप लोग को शॉर्ट नोट में ज्यादा लिखने बोलता हूं आप लोग को बच्चों को, क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट नोट क्या होता है कि हर लेसन में से मोस्टली 1 या 2 किसी किस्म से पूछ लेता है। तो आपने लगभग सारे लेसन पढ़े हैं, तो आप लोग 6 आते हैं, 6 में से कोई आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है, तो आप लोग इजीली पूरा पेपर क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोग को। तो इस तरीके से अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप लोग को पूरा पेपर क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बात आती है सर इकोनॉमिक्स या हम लोग जो कॉमर्स पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है या हम लोग भूल जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग को लेसन्स रीड करना है, रीड करोगे 1 से 2 से 3 बार, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, आप लोग को हाईलाइट करके रखना है, ताकि आप लोग जब रिवाइज करेंगे तो उससे आप लोग को मदद मिले। ये पहला काम है आप लोग का। जैसा आप लोग को टाइम टेबल दिया उस तरह से फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा काम ये है आप लोग का कि जब आप याद करते हो कोई चीज़, आंसर्स, जैसे आप लोगों ने याद कर दिया, समझो एग्जांपल इसके अंदर था आप लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन आप लोग का हेल्थ के लिए आपने गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, तो हेल्थ के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने प्लान बनाई है, अलग अलग क्या बोलते हैं पॉलिसीज़ बनाई है, अलग अलग चीज़ें मतलब ना प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने, तो वो सब के बारे में क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, मतलब उसका आंसर है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो मेन आंसर है आप लोग का, मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा अगर आप लोग को क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, ऐसा क्वेश्चन है आप लोग का। तो उसके नीचे अलग अलग मेजर्स होंगे, उसके सबके मेन पॉइंट होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, आप एक नोट बना लीजिए, नोट मतलब आप लोग की बुक में, टेक्स्ट बुक नहीं, नोटबुक में मेन आंसर लिखिए, उसके नीचे मेन पॉइंट क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा आप लोग का, आप लोग को क्वेश्चन याद रहेगा, उसके मेन पॉइंट्स याद रहेंगे। मेन पॉइंट अगर आप लोग को याद है तो एक्सप्लेनेशन आपने 1 से 2 से 3 बार पढ़े हो, याद किए हो, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन दिमाग में आ जाएगा। एकदम एग्जैक्ट रट्टा मार के याद करना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत लोग की आदत होती है कि मतलब एग्जैक्ट रट्टा मार के, मतलब रट्टा भी जरूरी नहीं होता है, बहुत लोग अच्छे से समझ के उसको सेम पॉइंट बना के अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं। तो एटलीस्ट मेन पॉइंट आप लोग की क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो मेन पॉइंट याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप लोगों ने याद कर लिए, फिर बोलते ना कल वापस जब भी लेके बैठे हो, अगले हफ्ते वापस लेके बैठे हो, तो पहले जो पुराना था उसको मेन पॉइंट को खाली, मतलब पूरा आंसर रिवाइज नहीं कीजिए, लेकिन एटलीस्ट मेन क्वेश्चन और मेन पॉइंट्स को क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ये काम आप लोग जरूर कीजिए। तो उससे क्या होगा, आप लोग को मस्त आपकी नोट्स बन जाएगी और आप लोग के पास सारी चीज़ हो जाएगी। जब एग्जाम आएगा आप लोग का, या बोलते ना अगले हफ्ते जब आप पढ़ने बैठोगे, ये बात भी रिवाइज करने बैठोगे, तो आप लोग के पास एक अलग से नोटबुक में सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको क्विक रिवीजन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट बुक खोलोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा डर लगने लगता है, इधर देख के लगता है बहुत छोटा है, 3, 5, 7, 8 पेज में सब आंसर खत्म हो गए। तो इस तरह से आप लोग उसको बना के रखिए, उसको रिवाइज कीजिए। आप लोग अगर आप लोग को क्या बोलते हैं, उसको कीवर्ड टाइप कुछ बोलते हैं ना, जैसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं बहुत आगे करके, वैसा बनाना है तो वैसा बना के याद कीजिए। पॉइंट्स ऊपर नीचे चलते हैं, खाली स्टेप्स वगैरह अगर कुछ होगा, मतलब ना जैसे कोई आंसर में स्टेप रहते हैं, मतलब पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो उस आंसर्स में आप लोग को कीवर्ड काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने उसके हिसाब से कीवर्ड बनाए तो भी चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कीजिए, कीवर्ड वगैरह बनाइए, और फिर उस हिसाब से आप लोग की कोशिश कर सकते हो, अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वापस बोल रहा हूँ, मेन पॉइंट्स मतलब मेन आंसर याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिए, उसके मेन पॉइंट्स ज़रूर याद रखिए। और अगर उसमें कुछ डेटा है, डेटा मतलब ईयर,
परसेंटेज, कुछ टर्म्स है, तो वो ज़रूर लिखिए। उससे क्या होता है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग का मतलब ना उसके सोच में ये होता है कि बच्चे को अच्छा नॉलेज है। खाली आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट लिखते जाओगे और कुछ इंपेरिकल डेटा नहीं दोगे तो उन लोग को लगता है कि आता है लेकिन इतना अच्छे से आंसर नहीं आता है उसको। तो उसको डेटा दीजिए, कुछ हेडिंग मतलब ना मेन जो आंसर्स है उसकी मेन जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट याद कीजिए। उससे आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा। हेडेक मत लेना कि, और ये भी याद रखना कि एंड के लिए मत रखना, स्टार्टिंग से ही टाइम टेबल जैसा मैंने बनाया है उसके हिसाब से फॉलो कीजिए। इकोनॉमिक्स आप लोग को एकदम और कॉमर्स आप लोग को एकदम इजी लगेगा। आप लोग का सिलेबस साथ साथ में चलता रहेगा। 5th सेम का इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप लोग इसको मेहनत कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। DY/BCom बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है आप लोग के स्टडीज़ के अंदर, क्योंकि आप लोग का समझ लो अगर आप लोग लास्ट ईयर पढ़ रहे हैं तो आप लोग के जॉब के लिए बहुत काम आएगा। अगर आप लोग को आगे की स्टडीज़ करना है, फर्दर स्टडीज़ करना है, तो उसके लिए भी आप लोग के नॉलेज जो रहेगी आप लोग की बहुत काम आती है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपसे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं चैनल पर डालते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट लेके।